हेलो फ्रेंड्स। अब तक हम लोगों ने शर्करा के बारे में पढ़ा और ग्लूकोज फ्रक्टोज के बारे में मैंने अध्ययन किया। अब हम ओलिगोसैकेराइड के कुछ जो प्रकार होते हैं उनको आज अध्ययन करेंगे। देखिए ओलिगोसैकेराइड में वो आते हैं कि वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित होकर मोनोसैकेराइड के 2 से 10 अणु देते हैं, तो ये ओलिगोसैकेराइड कहलाते हैं। ये डेफिनेशन में पहले भी बताया था। इसमें देखिए सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज आते हैं। ठीक, तो हम सुक्रोज की आज संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे और सुक्रोज क्या होता है, किस तहत यह गन्ने के रस से प्राप्त होने वाली शर्करा सभी लोग जानते हैं। इसका सूत्र C12H2211 होता है और यह सफ़ेद रंग का क्रिस्टली ठोस पदार्थ होता है। यह जल में विलय किंतु एल्कोहल में विलय होता है और इसका गलनांक 185 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और यह दक्षिणावर्त ध्रुव गुण देता है। अब इसका उसमें प्रभाव देती है, मतलब उष्मा पे इसका क्या असर पड़ता है। तो यह जल की थोड़ी मात्रा के साथ गर्म जब किया जाता है तो एक रंगीन ठोस पदार्थ प्राप्त होता है जिसे बार्लेस शुगर कहते हैं। जिसका उपयोग टॉफ़ी और मीठी गोलियां बनाने में किया जाता था। इसे 197 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर ये भूरे रंग का ठोस पदार्थ प्राप्त होता है जिसका उपयोग हम चॉकलेट और मदिरा को रंग देने में इसका प्रयोग करते हैं। अब यहाँ देखिए रिएक्शन तो यहाँ पे का मतलब ब्लैक कलर का कार्बन प्राप्त होता है, मतलब वही जो आपने यहाँ पता किया कि जिसको गर्म करते हैं तो भूरे रंग का, तो ये भूरे रंग का कार्बन प्राप्त होता है और वाटर मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं। अभी हम इसका ऑक्सीकरण करते हैं। जब सुक्रोज को हम ऑक्सीकरण करते हैं तो ये जलीय अम्ल में क्या होता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। 9 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल साथ हम इसको गर्म किए तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड 6 मॉलिक्यूल मिले और 5 वाटर मॉलिक्यूल। फिर इसका जब निर्जलीकरण करते हैं तो निर्जलीकरण ऐसा करते हैं कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में और ठंडे में, क्योंकि कंसनट्रेट अगर है तो ठंडे में ये अभिक्रिया देती है तो हमें ये जुलस का काला पड़ जाता है, मतलब एक काले रंग का कार्बन प्राप्त होता है और वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ देखिए जल अपघटन। जब हम जल अपघटन कराते हैं डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं। अब यहाँ देखते हैं हम ग्लूकोज की संरचना, सुक्रोज की संरचना, ग्लूकोज की संरचना नहीं, सुक्रोज की संरचना। तो देखिए सुक्रोज की संरचना में अल्फा डी ग्लूकोपाइरोनोज पाया जाता है और बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज पाया जाता है। तो यहाँ चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, इसका स्ट्रक्चर जो होगा ग्लूकोपाइरोनोज की तरह होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है और ये इसका हाइड्रोजन, इसकी ऑक्सीजन, इसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। तो देखिए इनमें पता है इस तरह सुक्रोज के कणों में एक अल्फा डी ग्लूकोपाइरोनोज और बीटा डी फ्रक्टोज के मध्य, मतलब इस अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। मतलब ये जो है ये दूसरे से जुड़े हैं तो ये अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं। अब हम यहाँ लैक्टोज के बारे में अध्ययन करते। देखिए लैक्टोज एक दूध शर्करा, ये दूध में पाए जाने वाले शर्करा है जिसके कारण दूध मीठा लगता है हमें, इस कारण से इसे दूध शर्करा कहते हैं हम। और यह मानव दूध में लगभग 5 से 8% होती है और अन्य दूधों में 3 से 4% पाया जाता है। यह सफ़ेद रंग का क्या होता है, ठोस क्रिस्टली पदार्थ है। यह स्वाद में मीठा किंतु सुक्रोज से कम मीठा, मतलब सुक्रोज से 1/5 गुना कम मीठा होता है। यह जल में विलय होता है किंतु ईथर और अल्कोहल में अविलय होता है। इसका गलनांक 203 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और यह एक अपचायक शर्करा है क्योंकि यह फेलिंग घोल और टालिन सविकर्मा के साथ क्रिया कर लेता है। अब यहाँ देखते हैं लैक्टोज की हम संरचना। देखिए लैक्टोज का जो सूत्र होता है वो भी सुक्रोज की इक्वल होता है, C12H2211 होता है और इसका एक अणु अल्फा डी ग्लूकोज व डी लैक्टोज के मध्य बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़कर बनता है। मतलब इसमें एक अल्फा डी, इसमें डी ग्लूकोज पाया जाएगा और एक डी ग्लैक्टोज। इसमें डी ग्लूकोज जो होता है वो बीटा डी ग्लूकोपाइरोनोज तथा ग्लैक्टोज फिर कामा बीटा डी ग्लैक्टोपाइरोनोज के रूप में रहता है, मतलब इस फॉर्म में रहता है। तो देखिए आप ये स्ट्रक्चर इस तरह से इसका है। तो इसका जो ये पार्ट है आप ये इसको बीटा डी ग्लूकोपाइरोनोज कहेंगे और ये जो दोनों के बीच बंध है ये बीटा डी ग्लाइकोसिडिक बंध और ये जो है बीटा डी ग्लूकोपाइरोनोज के फॉर्म में है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। जो डी ग्लूकोज होता है वो इस फॉर्म में रहता है, बीटा डी ग्लैक्टोपाइरोनोज के फॉर्म में रहता है, इसलिए यहाँ पे ये डी ग्लूकोज का नाम नहीं लिखा गया, इसलिए आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, ये चीज़ का ख्याल रखिएगा। अब हम लैक्टोज का महत्व देख लेते हैं कि लैक्टोज का महत्व क्या होता है। तो देखिए लैक्टोज का महत्व होम्योपैथिक और जैव रासायनिक औषधियों में हम करते हैं के लिए माध्यम के रूप में करते हैं और शिशु भोजन के अंशों के रूप में उपयोग में लाते हैं। तीसरा पेनिसिलिन के निर्माण के आधार के रूप में। चौथा जल अपघटित
लैक्टोज सिरप बनाने में और लैक्टिक एसिड के निर्माण में हम करते हैं। अब यहाँ देखते हैं माल्टोज। तो माल्ट ये भी एक माल्ट शर्करा होती है और इसे स्टार्च का डाइस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में शर्करीकरण कराने पर प्राप्त किया जाता है। यहाँ देखिए स्टार्च का हमने हाइड्रोलाइसिस कराया वाटर मॉलिक्यूल के साथ, हमें यहाँ माल्टोज प्राप्त हुआ है। और यह सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ होता है। यह स्वाद में मीठा होता है और यह जल में विलेय, किंतु ईथर और अल्कोहल में ये भी अविलेय होता है, जैसे लैक्टोज अविलेय होता है। इसका गलनांक 160 से 165 डिग्री होता है। इसका माल्टोज एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन कराने पर ग्लूकोज के हमें 2 अणु प्राप्त होते हैं। मतलब जब इसका माल्टोज एंजाइम पर क्रिया कराते हैं तो हमें ग्लूकोज के 2 अणु प्राप्त होते हैं। यहाँ देखिए माल्टोज का फार्मूला वही है C12H12C11, जो लैक्टोज का फार्मूला, कन्फ्यूज आप लोग मत होइएगा। तो यहाँ देखिए माल्टोज की संरचना, तो माल्टोज का जो अणुसूत्र होता है वो C12H12C11 होता है। माल्टोज का एक अणु जो होता है वो अल्फा डी ग्लूकोपाइरोनोज के 2 अणुओं के C1 और C4 के मध्य अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा बना होता है। जैसे यहाँ पे ये देख रहे हैं जो बीच में आप ये अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा ये बंधे हैं, और ये अल्फा डी ग्लूकोपाइरोनोज की संरचना है और ये बीटा डी ग्लूकोपाइरोनोज। कैसे? इसमें OH और OH की स्थिति पोजीशन आप चेंज पाएंगे, बस यही दोनों में अंतर होता है और ज़्यादा अंतर नहीं होता है। फिर हम यहाँ देखते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत क्या आता है? देखिए पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत हमें स्टार्च आता है, तो इसलिए यहाँ पर हमने लिख दिया है कि पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत स्टार्च आते हैं। तो देखिए स्टार्च भी एक मोनोसेकेराइड है और ये पेड़ पौधों ग्लूकोज को अपने अंदर स्टार्च के रूप में संचित करता है। मतलब ये पेड़ पौधों में जो है ग्लूकोज के रूप में अपने अंदर स्टार्च के रूप में संचित करता है। और ये एंजाइम की उपस्थिति में स्टार्च का जब हम जल अपघटन कराते हैं तो अल्फा डी ग्लूकोज प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए जब स्टार्च का हमने वाटर मॉलिक्यूल के साथ डाइस्टेज कराया तो हमें ये माल्टोज प्राप्त हुआ, और जब माल्टोज का हमने पुनः माल्टोज के साथ उपस्थिति में हाइड्रोलाइसिस कराया तो हमें ग्लूकोज प्राप्त हुआ। स्टार्च एक अनपचायक शर्करा है क्योंकि यह टॉलेंस सविकर्मक और फेलिंग घोल को अपचित नहीं करता और यह ओसाजोन नहीं बनाता, इसीलिए यह अनपचायक शर्करा है। अब यहाँ देखिए स्टार्च के मुख्य 2 घटक होते हैं। पहला इसमें एमाइलेज, दूसरा एमाइलोपेक्टिन। तो एमाइलेज क्या होता है? देखिए एमाइलेज जो होता है वो अल्फा डी ग्लूकोज का रेखीय बहुलक होता है और इसमें 1000 अणु अल्फा डी ग्लूकोज के होते हैं, और इसमें एक अल्फा डी ग्लूकोज का ये पहला कार्बन दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज के चौथे कार्बन के मध्य अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है। यह आयोडीन के साथ नीला रंग देता है और यह स्टार्च का लगभग 15 से 20% भाग होता है और यह जल में विलय होता है। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, ये जगह यहाँ नहीं थी, नीचे लिखी, ये स्ट्रक्चर इस सीट में बनाना चाहिए। यहाँ देखिए हाइड्रोजन से ऐड किया गया है एक स्ट्रक्चर, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, फिर यहाँ लास्ट में आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगा, तो ये सिंगल बॉन्ड इस हाइड्रोजन से ऐड होगा और फिर इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनेगा। और इनके बीच में जो यहाँ है होलियन, मतलब ये मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n प्रकार के हो सकते हैं, मतलब इनकी संख्या गिनी नहीं जा सकती, इसलिए यहाँ पे हमने n लगाया है। तो इसको आप समझिएगा क्यों n लगा है। अब यहाँ देखते हैं एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन क्या होता है? यह अल्फा डी ग्लूकोज का साखी बहुलक होता है। इसमें अल्फा डी ग्लूकोज के 20 से 25 अणु होते हैं और यह जल में अविलेय है। यह आयोडीन के साथ नीला रंग नहीं देता और स्टार्च का 80 से 85% भाग होता है। मतलब एमाइलेज में 15 से 20% भाग होता है और एमाइलोपेक्टिन में 80 से 25% भाग होता है स्टार्च का। इसका स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे ये है एमाइलोपेक्टिन का। तो स्ट्रक्चर थोड़ा टफ है तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो ये डैश छुटा हुआ है तो यहाँ से एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऐड होगा, इसलिए इसको छोड़ा गया है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से भी आप देख रहे होंगे, यहाँ से भी, मतलब बस और जो जुड़ते हैं तो यहाँ से और यहाँ से 3 जगह से और जुड़ेंगे। इस तरह से इनका नॉर्मली स्ट्रक्चर शो किया गया है। अब यहाँ देखते हैं सेलुलोज के बारे में कि सेलुलोज क्या होता है। तो देखिए सेलुलोज होते हैं ये वनस्पतियों की कोशाभित्ति में पाए जाने वाला यह एक पॉलीसेकेराइड है और कार्बनिक पदार्थों में यह सर्वाधिक लगभग 85% पाया जाता है और यह भी एक अनपचायक शर्करा है, मतलब नॉट रिड्यूसिंग शुगर। और यह सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ होता है और यह जल में अविलेय, किंतु NH3 के क्यूप्रस ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड के विलयन में विलय होता है। और यह बीटा डी ग्लूकोज का समबहुलक है और इसमें बीटा डी ग्लूकोज के अणु एक दूसरे से बीटा डी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं और यह बीटा डी ग्लूकोज का रेखीय बहुलक है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ सेलुलोज का हमने यहाँ पे बनाया ऊपर साइड में। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऑक्सीजन उल्टे साइड से जुड़ा और यहाँ पे सीधे, फिर यहाँ उल्टे। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, मतलब सेलुलोज के स्ट्रक्चर में है, आप और स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं देखें। और यहाँ पे होल, यानी यहाँ पे एक बीटा बंद है और यहाँ पे एक बीटा बंद, दोनों बीटा बंद से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ देखते हैं हम ग्लाइकोजन कि ग्लाइकोजन क्या होता है। देखिए ग्लाइकोजन कभी कभी मतलब पूछ लेता है जैसे शॉर्ट नोट में कि ग्लाइकोजन क्या है और किस प्रकार से इसका महत्व है। तो देखिए ग्लाइकोजन जो होता है, जिस प्रकार से पेड़ पौधों में कार्बोहाइड्रेट को अधिकांश मात्रा जो है सेलुलोज के रूप में संचित रहता है, उसी प्रकार जीवों में कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। और ग्लाइकोजन का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन जब कराते हैं तो अल्फा डी ग्लूकोज प्राप्त होता है। अतः अल्फा डी ग्लूकोज का अति शाखित बहुलक है। इसकी संरचना एमाइलोपेक्टिन के समान होती है और यकृत को क्षारीय जल के साथ उबालने पर ग्लाइकोजन निष्कर्षित रहता है और यह अति उच्च उभार वाला होता है। तो इसमें केवल मतलब शॉर्ट नोट है कि मतलब इस तरह से इसको बताया गया है कि आप जानिए मतलब ग्लाइकोजन कहाँ होता है, किस रूप में होता है, किसके फॉर्म में होता है, कहाँ पाया जाता है। तो आज यहीं तक, इसके आगे हम लोग कल अध्ययन करेंगे। अगर हमारा पढ़ाया हुआ आप लोग को समझ में आता है तो हमारे चैनल को ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।